अच्छा, आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स एक्ट 2016। हालांकि ये जो सब्जेक्ट है मेरी नज़र में रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप में से कुछ लोगों ने कहा कि इस एक्ट को पढ़ाएं क्योंकि एमसीक्यूज़ में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब रिटन में तो कभी इस एक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक। ठीक, और इसका डोमेन भी बड़ा लिमिटेड है। अब ये जो एक्ट है पीका का, जैसे हम कहते हैं पीका एक्ट 2016 का, इससे पहले भी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस था 2002 का, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट आती रही। 2007 से फिर वो ख़त्म हो गया, 2007 से 15 के बीच में कोई कानून नहीं था, फिर 2016 में ये एक्ट बना। अब सबसे पहला सवाल ये है कि पीका का एक्ट क्यों बना, वाई दिस एक्ट वाज लेजिस्लेटेड, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हम जब भी देखते हैं कि कानून बनता है सोसाइटी के मुताबिक, सोसाइटी की नीड्स के मुताबिक कानून बनता है। ठीक है, हर वो कानून जो भी बनाया जाएगा वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को सामने रख के उसके मुताबिक बनाया जाता है कि जो गैप है किसी भी क्रिमिनल या सिविल लॉ के मुतालिक, उसको टैकल करने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि ये जो गैप है वो ख़त्म हो सके। अब जो पीका का एक्ट बना 2016 का, ये इसलिए बनाया गया कि जो साइबर क्राइम्स हैं उन साइबर क्राइम्स को हम टैकल कर सकें। अब साइबर क्राइम्स हम किसे कहते हैं? अगर आसान अल्फाजों में मैं आपको बताऊं, वो क्राइम्स जो अनलॉफुल एंड इलीगल एक्ट्स जो हम करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। पर्पज़ हमारा क्या होता है? उस ऑफेंसेस के ज़रिए, एक्ट्स के ज़रिए हम किसी की इंफॉर्मेशन में एक्सेस करें, किसी की इंफॉर्मेशन में को हम कॉपी कर लें, किसी की इंफॉर्मेशन को हम ब्रीच करें या इंटरफेयर करें। ठीक, या गवर्नमेंट के जो सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक, हम उनकी इंफॉर्मेशन गेन कर सकें, या हम साइबर टेररिज्म कर सकें। एक टेररिज्म आपने पढ़ा होगा टेररिज्म एटीसी एक्ट में। ठीक, अगर वही एक हम डिजिटल तरीके से करें तो उसको कहते हैं साइबर टेररिज्म, अगर वो हम कर सकें। या इस एक्ट्स के अलावा इस तरह बैठ जाएँ, या साइबर टेररिज्म के अलावा हम किसी ऑफेंस को ग्लोरीफाई करें। ठीक, ऑफेंस करने के बाद हम उसको स्प्रेड करते हैं और कहते हैं कि हमने ये ऑफेंस किया है, आप उसको ग्लोरीफाई करते हैं। या इन चीज़ों के अलावा आपने एक टर्म्स पढ़े होंगे साइबर चॉकिंग, ठीक है, साइबर बुलिंग, स्पूफिंग। ठीक है, इस किस्म के जो भी ऑफेंसेस होते हैं, अब जब उन ऑफेंसेस को टैकल करने के लिए ये लॉ बनाया गया। अब इस लॉ को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने दूसरे एक्ट्स पढ़े थे सीपीसी, स्पेशल इफेक्ट, पर मैं आपको पूरे एक्ट का एक ओवरव्यू दे दूंगा ब्रीफली, ताकि आपको ये थोड़े प्रोविज़न समझ में आ जाएं। अच्छा, 2016 के बाद फिर 2025 की अमेंडमेंट आई। हालांकि आई तो 2022 में थी, पर 2022 के बाद 2025 में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने इसको असेंड किया और उसमें कुछ जो सिवियर पनिशमेंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई इन द शेप ऑफ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब 2025 में जो अमेंडमेंट आई, वो हमारी अमेंडमेंट आई थी सिर्फ इसलिए कि जो डिजिटल क्राइम्स होते हैं, स्पेशली रिलेटिंग टू द सोशल मीडिया, उन सोशल मीडिया के क्राइम्स को डील करने के लिए ये एक्ट बनता है। आप इधर बैठ जाएं, आगे नहीं। अच्छा, इसके लिए ये एक्ट बना। ठीक, अच्छा, अब सोशल मीडिया से रिलेटेड आपके कौन से प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, पता है आप में से किसी को? अच्छा, ठीक है। अब इनसे जो हम सारा दिन यूज़ करते हैं, अब इन सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर कोई ऑफेंस होता है तो आप पहले अगर आप पढ़ेंगे पीका का एक्ट, तो उसमें ये था कि एफआईए को जुरिस्डिक्शन है रिगार्डिंग द साइबर क्राइम्स, हैकिंग हो जाती है, दूसरे ऑफेंसेस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, बट देयर वाज नो पर्टिकुलर फोरम टू डील विद द ऑफेंसेस विच आर रिलेटेड टू द सोशल मीडिया। ठीक, तो उसके लिए एक ट्राइब्यूनल भी वजूद में आया। ठीक है, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनी, एक ट्राइब्यूनल भी बना, और एफआईए की जुरिस्डिक्शन को ख़त्म करके एनसीसीआई, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बनाई गई। ठीक है, अब इस लॉ जो अमेंडमेंट आई, इस अमेंडमेंट के आने के बाद जो एफआईए की जुरिस्डिक्शन थी वो ख़त्म हो गई, पर यह लॉ कहता है, एक ट्रांजिटरी प्रोविज़न देता है कि जब तक एनसीसीआई के प्रोविज़न, एनसीसीआई के ऑफिसेस बनेंगी, वो ऑपरेशनल होंगे, तब तक एफआईए इज़ अ टेम्पररी मेजर कैन एक्ट। ये थी इनकी थोड़ी हिस्ट्री। आप आगे बैठ जाएं, आप आगे बैठ जाएं ना। ठीक है, अच्छा उधर ही बैठ जाएं।
अब इसकी प्रीएम्बल को देखें एक्ट को। अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है तो हमने मेथलो साहब ने मेरे साथ शेयर की थी, मैंने ग्रुप्स पे शेयर किए, आप देख लें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में सबके साथ ये शेयर किए हुए हैं। अब इसका प्रीएम्बल कहता है हर लॉ को पढ़ने से पहले, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका प्रीएम्बल लाजमी पढ़ा करें ताकि आपको ये पता चलेगा व्हाट इज़ द ट्रू इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर बिहाइंड इनेक्टिंग दिस लॉ, ठीक। अब ये लॉ कहता है that this act was legislated to make provisions for prevention of electronic crimes, साइबर क्राइम्स, ठीक है, उसको रोकने के लिए ये लॉ बनाया गया। अब इसकी प्रीएम्बल में ये बताया गया है कि वेयर इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो मैंने सारे आपको एग्जांपल दिए, इन चीज़ों को अगर अनऑथराइज, इलीगल, अनलॉफुल एक्ट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन से 8 से ऑनवर्ड्स, 9 से ऑनवर्ड्स, तो इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए ये लॉ बनाया गया। अब इसमें जो सेक्शन 2 है, इसमें सिर्फ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा डेफिनेशंस के मुतालिक। हम सारी डेफिनेशंस इसमें से नहीं पढ़ेंगे क्यों, ना ही वो आती हैं ना ही आपके काम की चीज़ें हैं। सबसे पहले है सेक्शन 2 में क्लॉज 3A, एस्पर्शन। अगर आप किसी के खिलाफ कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रीड करते हैं, किसी के खिलाफ कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन जो उसके लिए हार्मफुल हो, अगर आप उसको फैलाते हैं, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड एस्पर्शन, सिंपल। अब उसके बाद इसमें अथॉरिटी दी गई, सेक्शन 2(4), ये वो नई चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ जो 2025 के अमेंडमेंट के बाद आई। वो ग्रुप है, लिंक नहीं है, वो PDF फॉर्म में नहीं है सर। ग्रुप में सर कहाँ पे हो सर? अच्छा, मैं दोबारा भेज देता हूँ, थैंक यू सर। थैंक यू। अब चेक कर लें, शायद आ गया हो, अभी देखिए। जी सर, अच्छी हो, थैंक यू सर। इस क्राइम पढ़ रहे थे, लाइट ही चली गई है। ऊपर ऊपर करें, ऊपर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब आ गया, सबके पास लिंक आ गई व्हाट्सएप में, ठीक। अब जो मैं आपको डेफिनेशन बताता जा रहा हूँ, सिर्फ आप उसको नोट कर लें, ठीक है, वो चीज़ें। अच्छा, एक्सप्रेशन के बाद सेक्शन 2 का क्लॉज 4 कहता है अथॉरिटी। अब अथॉरिटी कौन सी होगी आपके पास, जो सोशल मीडिया के ऑफेंस से रिलेटेड डील करेगी? इट विल बी सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। 2025 की अमेंडमेंट से पहले ये अथॉरिटी नहीं थी, 2025 के बाद ये अथॉरिटी इंट्रोड्यूस की गई। अब एक चीज़ आती है अथॉराइज ऑफिसर। पता है आपको अथॉराइज ऑफिसर कौन होता है? Any officer who has been authorized, who has been allowed, permitted by the department to conduct investigation regarding any offence, such officer is called the authorized officer, ठीक। Are those officers who have been authorized by virtue of a notification, ठीक, तो वो कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। अब चाइल्ड की डेफिनेशन सेम है जो हमने दूसरे लॉज में भी पढ़ी थी कि चाइल्ड वो होगा जो जी 18 ईयर से कम होगा ना, चाइल्ड तो 18 ईयर्स का कैसे जी? आप गाँव से होके आए ना, दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक। अच्छा, अब इस पे कोड कौन सा अप्लाई करेगा? कोड वो अप्लाई करेगा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ है, ठीक, तो इस पे कोड वो अप्लाई होगा। अब इसमें कंप्लेनेंट की डेफिनेशन देखिए, कंप्लेनेंट की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्लेनेंट इसमें कौन कर सकता है? द पर्सन, ठीक है, हु इज एग्रीव, या तो वो करेगा। अच्छा, या इसमें यह है कि जो बंदा खुद एग्रीव ना हो, अगर किसी दूसरे बंदे को नॉलेज है तो वो भी कर सकता है। जैसे हमने सेक्शन 154 का CRPC का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, एनी पर्सन कैन लॉन्च द FIR, ठीक है। लाइकवाइज अगर विक्टिम है तो वो करेगा, या कोई भी इंडिविजुअल जिसको सब्सटेंशियल रीजन है, अगर वो कहे दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, सो एनी सच पर्सन कैन लॉन्च अ कंप्लेंट, ठीक है, बिफोर द सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी हो उसके पास, ठीक है, या कोर्ट्स में कोई भी कर सकता है। अब उसके बाद
एक होता है इंक्वायरी, कंप्लेनेंट के बाद इंक्वायरी। अब इंक्वायरी वही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, NCCI, ठीक है, पहले FI होती थी, अब इनकी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई है, वो करेगी इसमें इंक्वायरी। अच्छा, कंटेंट डेटा पता है आपको क्या होता है? कंटेंट डेटा एक तो होती है डेटा सिंपली जो आपके फाइल्स पड़े होते हैं आपके पास, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में। एक होती है कंटेंट डेटा, ये वो डेटा होती है जो कोड की फॉर्म में होती है, जो प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं। सोर्स कोडिंग होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, किसी वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक। दिस इंक्लूड्स दी कंटेंट डेटा। अच्छा, इसमें कोर्ट डेजिग्नेटेड है, अगर आप में से किसी की भी प्रैक्टिस होगी FI की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स और स्पेशल कोर्ट्स जिसमें सेशन जज बैठते हैं, ठीक है। अगर FI की अदरवाइज ऑल द ऑफेंसेस आर डील बाय द मजिस्ट्रेट, जिसकी अपील जाती है सेशन के बाद। अगर सेशन जज डिसाइड करेगा कोई ऑफेंस, तो उसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में। वो लिमिटेशन का पीरियड है 30 डेज का, वो हम आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक होता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जी जी सर, अभी तो इन्होंने वो ट्राइब्यूनल बनाया है। हाँ, ट्राइब्यूनल रिगार्डिंग द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर कोई पोस्ट होती है तो उसके लिए तो अभी ट्राइब्यूनल बन गया है, पर वो क्रिमिनल कोड्स की अभी तक खत्म नहीं हुई, ठीक है। उस पर हम आते हैं, आगे एक्ट पे आते हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के बाद एक ट्राइब्यूनल बन गया है कि जो भी ऑफेंसेस हो गए, ठीक, अगर होती है तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? NCCI करेगी, प्रोसिक्यूशन NCCI करेगी। उसके बाद अगर अथॉरिटी समझती है कि ये ऑफेंस जो हुआ है इसको हम ट्राइब्यूनल के पास भेज दें, देन द ट्राइब्यूनल शल सच जो एक्ट होगा, कंप्लेंट होगी, शैल बी ट्रांसमिटेड टू द ट्राइब्यूनल एंड द ट्राइब्यूनल विल डिसाइड। चलिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद आता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये होती है कि गवर्नमेंट की जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक की वेबसाइट है, नेशनल बैंक की वेबसाइट है, ठीक है, पाकिस्तान के किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, या आपके कोई भी दूसरी वेबसाइट गवर्नमेंट की जिसमें आप समझते हैं कि क्रिटिकल डेटा पड़ी हुई है, ठीक। अगर उसको कोई ब्रीच करता है, देन दिस इज सिवियर ऑफेंस एज कंपेयर टू द ऑफेंस ऑफ सीकिंग, कॉपिंग और इंटरफेयरिंग विद ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर मेरी कोई इंडिविजुअल वेबसाइट मैंने बनाई है, अगर उसकी कोई ब्रीच होती है या तो उसकी पनिशमेंट लेसर है एज कंपेयर टू द ऑफेंस विच इज कमिटेड विद रिस्पेक्ट टू द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ द गवर्नमेंट या किसी भी एजेंसी का हो। अच्छा, अब उसके बाद डिवाइस देख लें। फिजिकल डिवाइसेस हो गई या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई, ठीक है। आपके लैपटॉप्स हों, मोबाइल्स हों, या दूसरी जो भी IT सेक्टर से बिलोंग करता होगा उससे रिलेटेड जो भी राउटर्स होते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं या डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, इन सब को आप काउंट करेंगे इसमें। और इसके अलावा एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन, पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ा होगा, सेक्शन 23, सेक्शन 24, दिस डिसऑनेस्ट इंटेंशन हैज़ द सेम मीनिंग जो हमने पाकिस्तान पिनल कोड में डिफाइन की गई है कि आपका इरादा ये हो कि आप रॉन्गफुल गेन करें, ठीक है, और दूसरे को रॉन्गफुल कॉज करें थ्रू एन इलीगल अनलॉफुल मीन्स। अच्छा, अब अगर आप आ जाएं इस पे ट्राइब्यूनल की डेफिनेशन पे। ट्राइब्यूनल मीन्स द सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर चैप्टर 1C। अब सेक्शन 2A बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज आर द सम डेफिनेशंस, हालांकि इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास पेपर में वैसे भी नहीं आनी, पर सेक्शन 2A है, इसमें एक अथॉरिटी बनाई गई है आफ्टर द अमेंडमेंट जो 2025 की है। इस अथॉरिटी के तहत लॉ कहता है कि एक अथॉरिटी बनाई जाएगी विच शैल बी हेडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन। उस अथॉरिटी का सिर्फ आप नाम नोट कर लें, सच अथॉरिटी शैल बी द सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब इसका पर्पस सिर्फ क्या होगा कि जो ऑफेंसेस हैं रिलेटेड टू सोशल मीडिया, ठीक है, उन सारे ऑफेंसेस को डील करने के लिए पर्टिकुलरली ये अथॉरिटी बनाई गई है कि वो सारे ऑफेंसेस को डील करेगी। अब इस अथॉरिटी को कंपोजिशन बनाई गई इस बॉडी में कि इसकी परपिचुअल सक्सेशन होगी, उसकी कॉमन सील होगी, उसके मेंबर्स होंगे अथॉरिटी के। अब पावर्स और फंक्शंस हैं सेक्शन 2B में। वो अथॉरिटी क्या करेगी? एजुकेशन को प्रमोट करेगी, ठीक, अवेयरनेस पैदा करेगी पब्लिक के सामने, या इन लॉज को रेगुलेट करेगी, या बहुत सारे जो दूसरे फंक्शंस हैं इस लॉ में दिए गए हैं। अब सेक्शन 2C देख लें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2C, कंप्लेंट टू द अथॉरिटी
on fake information. Any person aggrieved by the fake and false information may apply to the authority for removal or blocking. यहाँ तो सर जो कंप्लेंट जिस चीज़ के मुतल्लिक कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ पोस्ट आई है, या तो आप इसको रिमूव कर लें या इनकी आईपी को ही ब्लॉक कर लें ताकि फ्यूचर में ये दोबारा चीज़ ना हो सके. Blocking access to such information and the authority shall on receipt of such application forthwith but not later than 24 hours. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये टाइम नोट कर लें. जब भी आप अथॉरिटी के पास कंप्लेंट फाइल करेंगे तो 24 घंटे में अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी एज इट कंसीडर नेसेसरी इंक्लूडिंग एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल और ब्लॉकिंग एक्सेस टू सच इंफॉर्मेशन. अब कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी है 2D, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है. इसमें एक चेयरमैन होगा और दूसरे इसके अलावा मेंबर्स होंगे अथॉरिटी के, पीटीए के, पेमरा के, इन सारी चीज़ों को इनको छोड़ देते, ये रिलीवेंट है कम्प्लीटली. अच्छा, उसके बाद सेक्शन 2Q है. 2Q अथॉरिटी जो है, जो अथॉरिटी है सोशल मीडिया से रिलेटेड, ये क्या करेगी, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको डायरेक्शन देगी कि वो खुद को इनलिस्ट कराएं, ठीक, विद दी अथॉरिटी. अब अगर कोई अनलॉफुल, सेक्शन 2R कहता है कि अगर कोई अनलॉफुल या ऑफेंसिव ऑनलाइन कंटेंट आएगा, ठीक, देन द अथॉरिटी शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. अगर फेसबुक पे कोई चीज़ आ गई, इंस्टाग्राम पे आती है, ट्विटर पे आती है, व्हाट्सएप पे आती है, या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, अगर कोई चीज़ आ गई, देन द अथॉरिटी कैन इशू डायरेक्शन टू ऑल दीज सोशल प्लेटफॉर्म्स, आप इन चीज़ों को रिमूव करें या ब्लॉक करें अगर वो चीज़ें अगेंस्ट दी आइडियोलॉजी ऑफ द पाकिस्तान हो, ठीक है, या वो चीज़ें जो इंसाइट करें पब्लिक को कि आप लॉ को वायोलेट करें, या इंसाइट करें पब्लिक को आप किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को डैमेज करें, ठीक है, या किसी को कोर्स करें या इंटिमिडेट करें पब्लिक को कि आप कोई ऐसा अनलॉफुल ट्रेड करें या प्रिवेंट करें फ्रॉम कैरिंग ऑन देयर लॉफुल ट्रेड. अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके मुतल्लिक अथॉरिटी हैज़ द पावर टू इशू डायरेक्शंस टू द सोशल प्लेटफॉर्म्स, ठीक. अब सेक्शन 2S कहता है कि अथॉरिटी उन कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करेगी. The social media platform shall maintain an effective and transparent procedure for handling the complaints about unlawful or offensive online content. The social media platform shall supply users with an easily recognizable, directly accessible and permanently available procedure for submitting complaints about unlawful or offensive online content. अब ये सेक्शन 2 का T और सेक्शन 2 का V, ठीक है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं. सेक्शन 2 का T कहता है कि सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल बनाई जाएगी, ठीक है. सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल जो है, इट शैल बी हेडेड बाय अ चेयरमैन एंड ऑल अदर मेंबर्स. अब सेक्शन 2T कहता है देयर शैल बी ए ट्राइब्यूनल, जो अभी रास्ते साहब ने बात की कि सर अभी तो ट्राइब्यूनल बन गया है, ठीक है, तो ट्राइब्यूनल एक नहीं, हमारे यहाँ फॉर्म नहीं आया, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आप. कस्टम कोड के अगर किसी ने केसेस चलाए होंगे या इनकम टैक्स के, ट्राइब्यूनल्स भी होते हैं वहाँ पे और कोर्ट्स भी होती हैं, ठीक है. कोर्ट्स आर देयर to convict the offenders and tribunals are there to assess the responsibilities, ठीक है, liabilities वहाँ पे assess करने के लिए. अब सेक्शन 2 का V कहता है द फेडरल गवर्नमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट एस्टेब्लिश एज मेनी सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल. ट्राइब्यूनल का नाम क्या होगा, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल, ठीक है. फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एज इट मे डिटरमिन where more than one such tribunal are established, the federal government shall specify territorial limits within which are the clause of cases in respect of which each of such tribunal shall exercise jurisdiction under this act. अब ट्राइब्यूनल को कौन हेड करेगा, चेयरमैन होगा. चेयरमैन कौन होगा, जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, ठीक है, सॉरी जो हाई कोर्ट का क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द हाई कोर्ट. वो एडवोकेट भी हो सकता है अगर उसकी स्टैंडिंग 15 साल की हो, ठीक है, या वो सेशन जज जिसकी 3 साल की सर्विस रही हो, या वो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, ठीक, तो ये सारे बन सकते हैं. अच्छा, यहाँ इसके अलावा उसके 2 मेंबर होंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स, ठीक. अब इसमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो इनकी टेक्निकलिटीज़ को डिटरमिन करे. अगर आप में से किसी ने सर्विस ट्राइब्यूनल में केस चलाया होगा, देखा होगा वहाँ पर भी एक जज बैठता है, एक वकील साहब होते हैं सीनियर, एक ब्यूरोक्रेट होता है, ठीक. ये जो लाइक वाइज इस ट्राइब्यूनल में भी अगर कोई आईटी से रिलेटेड टेक्निकलिटी है तो उनको डिटरमिन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, ठीक. और
एक चेयरमैन होंगे जो जज की हाई कोर्ट की जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और एक जर्नलिस्ट होंगे जिसको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द इथिक्स ऑफ द जर्नलिज्म, ठीक, और कौन सी ऑफेंस चीज़ें हैं जो जर्नलिज्म के अगेंस्ट हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो भी ये चेयरमैन और मेंबर्स अपॉइंट होंगे वो 3 साल की मुद्दत के लिए अपॉइंट होंगे, ठीक। अब सेक्शन 2W कहता है जुरिस्डिक्शन, ट्राइब्यूनल तो बन गया, इस ट्राइब्यूनल की जुरिस्डिक्शन क्या है, ठीक। द ट्राइब्यूनल शैल एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शन एज आर और मे बी कन्फर्ड अपॉन और असाइन टू इट बाय और अंडर दिस एक्ट आर रूल्स मेड देयर अंडर। Any person aggrieved by any decision of the authority may prefer an appeal before the tribunal in such manner as may be prescribed। अगर ट्राइब्यूनल के खिलाफ ट्राइब्यूनल ने कोई डिसीजन दे दिया, अगर मजिस्ट्रेट ने कोई डिसीजन देता है रिगार्डिंग एनी ऑफेंस, उसकी अपील फाइल होगी बिफोर द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। लाइकवाइज अगर सर्विस ट्राइब्यूनल के आपने केसेस चलाए हैं, उसमें अगर कोई डिसीजन आता है, देन देयर इज नो फोरम फॉर यू टू फाइल एन अपील बिफोर द हाई कोर्ट। हम अपील फाइल करते हैं बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो सेक्शन 2X कहता है कि अगर ट्राइब्यूनल ने कोई डिसीजन दे दिया, ठीक, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है, शायद अभी तक ट्राइब्यूनल ऑपरेशनल नहीं हुआ इनका ना कोई, और ना NCCI की अलग कोई ऑफिस बनी हुई है, क्योंकि अभी तक FI डील कर रही है इन चीज़ों को। जब तक बनेंगे, बनने के बाद अच्छा फिर ये हो सकता है कि जब वो ट्राइब्यूनल डिसीजन देगा तो विथिन 60 डेज उसकी अपील होगी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब आते हैं ऑफेंसेस और पनिशमेंट के चैप्टर पे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसमें 3 चीज़ें देखें, अनऑथोराइज एक्सेस, दूसरे सेक्शन 4 में अनऑथोराइज कॉपिंग, और सेक्शन 5 में इंटरफेरेंस। अब इन तीनों को साथ पढ़ते हैं। अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई है, इसमें कोई हैकर विदाउट माय कंसेंट बाय डूइंग एन इलीगल एंड लॉफुल एक्ट उसको सिर्फ एक्सेस करता है, ठीक, ही इज एंटरिंग इनटू माय डेटा एंड ही जस्ट वाचिंग सच वीडियोज आर फोटोग्राफ्स, ठीक है। अगर ये ऑफेंस करता है तो उसकी लॉ प्रोवाइड करता है पनिशमेंट 3 months और 50,000 रुपीज़, बिकॉज दिस इज द लेसर फॉर्म ऑफ ऑफेंस जो पीका में प्रोवाइड किए गए हैं। पर अगर वो एक्सेस करने के बाद मेरी डेटा को कॉपी कर लेता है, जिसे हम कहते हैं चोरी करना, ठीक है, अगर वो मेरी डेटा कॉपी कर लेता है विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो लॉ कहता है उसकी सज़ा होगी 6 महीने और 180,000 रुपीज़। 100,000 रुपीज़ उसका होगा जुर्माना, ठीक। जुर्माना इसका डबल कर दिया और पनिशमेंट भी डबल हो गई। अब अगर वो कॉपी ना करे, इंटरफेयर करे, ठीक, मेरी उस जो डेटा है उसको डैमेज कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, तो उसके बारे में कहता है लोग, अगर वही बंदा जो डिसऑनेस्टली जिसने एक्सेस की, ठीक है, अब वो कॉपी नहीं करता, नाउ ही इज़ ट्राइंग टू या ही हैज़ डैमेज माय डेटा, तो उसके मुतालिक लॉ प्रोवाइड करता है 2 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना। अब ये तीनों सेक्शन जो हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। ये जो तीनों सेक्शंस हैं ये इस चीज़ के मुतालिक हैं कि अगर किसी भी बंदे की कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो मेरे मोबाइल में इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे आईपैड में है, मेरे आईफोन में है, या मेरे किसी डिजिटल सर्वर पे है, ठीक है, आपके आई क्लाउड्स होते हैं, गूगल क्लाउड आ गया, अगर उस पर कोई भी बंदा उसको हैक करके, ठीक, मेरी परमिशन के बगैर उसमें एंटर हो, एक्सेस हो, उसको वॉच करे, ठीक, या उसको कॉपी करे या उसको डैमेज करे किसी भी तरीके से, देन सच पर्सन शैल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3 to 5 ऑफ द पीका एक्ट। अब अगर वो बंदा किसी प्राइवेट बंदे की या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जिसकी इंफॉर्मेशन क्रिटिकल नेचर की नहीं है, ठीक है, उस वो ऑफेंस करेगा तो इन सेक्शंस में आएगा। पर अगर लाइक वाइज सेम ऑफेंसेस अगर किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतल्लिक होते हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दिया कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, ठीक, या पार्लियामेंट की वेबसाइट है, ठीक, या हमारा जो एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम है उसकी वेबसाइट है। अब उसमें कोई हैक करता है, क्योंकि आजकल जो पूरी दुनिया में साइबर अटैक्स जो होते हैं, अच्छा ये फिजिकल अटैक से ज़्यादा आजकल इस दुनिया में बायोलॉजिकल और साइबर अटैक्स हो रहे हैं। अगर आपने अभी भी देखा होगा जंग्स में बिटवीन द ईरान एंड द इसराइल एंड पाकिस्तान एंड इंडिया, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को सर्वर्स को हैक कर लेते हैं, या उनकी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनको एनेबल कर देते हैं या उसको डिसेबल कर देते हैं कि ताकि वो परफॉर्म न कर सकें।
अब लाइकवाइज अगर स्टेट बैंक की कोई वेबसाइट है, उसमें अगर कोई हैकर, ठीक है, एंटर होके उनकी डेटा को एक्सेस करे सिर्फ, तो उसके बारे में लॉ कहता है क्राइटेरिया विल बी द सेम। अगर उसमें कोई बंदा एंटर होके उस डेटा को सिर्फ चेक करता है, ठीक है, तो उसके बारे में लॉ कहता है कि उसकी पनिशमेंट होगी 3 इयर्स और 1 मिलियन का उसके ऊपर फाइन होगा, ड्यू टू द सिविरिटी ऑफ द ऑफेंस, बिकॉज दिस ऑफेंस इज नॉट रिलेटेड टू अ प्राइवेट पर्सन बट इट इज अगेंस्ट एन इंस्टीट्यूशन। लाइकवाइज अब एक्सेस करने के बाद अगर वही उस डेटा को कॉपी करता है, जो हमने पहले सेक्शन पढ़े, क्योंकि ये सारे सेम प्रोविजन है, ठीक, अगर उस डेटा को वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कॉपी कर लेता है, तो उसके में बारे में लॉ कहता है कि उसकी सज़ा होगी 5 years एंड 5 million ऑफ फाइन, ठीक। अब अगर वो क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंफॉर्मेशन का, उसमें एंटर होने के बाद अगर उसको किसी तरीके से डैमेज कर देता है, या डैमेज उस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के पार्ट को डैमेज करता है, तो उसके मुतालिक लॉ कहता है इसकी पनिशमेंट होगी 7 years और फाइन होगी 10 million रुपीज़। अच्छा, ये तो सारे थे एक सीक्वेंस में सेक्शंस के डेटा को एक्सेस करना, उसको कॉपी करना या उसमें इंटरफेयर करना, उसको ब्रीच करना, जैसे हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, या उसमें डैमेज करना उसके मुतालिक। अब उसके बाद ऑफेंस आता है ग्लोरिफिकेशन। जी, अगर किसी का कोई अकाउंट है, उसको कोई विजिट कर रहा है, ठीक है, दूसरी बात ये कि कोई उसी के ही अकाउंट के नाम से अपना अकाउंट दूसरा बना के उसकी पिक्चर्स वगैरह या कोई भी डेटा सेम ही अपलोड कर रहा है, तो ये एक्सेस में आएगा या कॉपी? नहीं, अगर आप कॉपी कर लेते हैं, अगर उसकी फॉर एग्जांपल ये है कि अगर सिर्फ आप उसकी डेटा को कॉपी करते हैं फिर तो इन्हीं सेक्शन में आएगा, अगर आप एक्सेस करते हैं फिर तो इन्हीं सेक्शन में आएगा। पर अगर आप ये करते हैं कि दूसरी, अगर उसकी तरह आप दूसरा या उसके नाम, जैसे फेसबुक की फेक आईडीज़ होती हैं, या जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली एक इशू भी आया था कि अगर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो जाती है, लॉगआउट का भी इशू आया था, या दूसरे इश्यूज बहुत सारे, अगर कोई भी इशू आए एक वेबसाइट को आप उसकी आईपी एड्रेस को स्पूफ कर दें, वो आगे ऑफेंस है स्पूफिंग का, ठीक है, उसको आप चेंज कर देते हैं कि जो बंदा अब उसको खोलेगा वो आपकी इंफॉर्मेशन में के एक्सेस होने के बजाय मेरे सर्वर पे आ जाएगा, ठीक है, देन दिस इज सेपरेट ऑफेंस। अगर काउंटरफीटिंग का ऑफेंस है तो दिस इज सेपरेट ऑफेंस, ठीक है। अगर वो आपका फेक दूसरा अकाउंट बना लेता है देन दिस इज एन अदर ऑफेंस, ठीक है, वो इन चीज़ों में नहीं आएगा। इन चीज़ों में सिर्फ ऑफेंसेस में सिर्फ 3 चीज़ें आ रही हैं, एक्सेस हो, कॉपी हो, डैमेज हो, बस जस्ट दी 3 थिंग्स। अगर इसके अलावा कोई दूसरा ऑफेंस है तो उसके मुतालिक अलग सेक्शन प्रोवाइड किए गए, उस पर हम आ रहे हैं आगे। अच्छा, सेक्शन 9 कहता है हु एवर प्रिपेयर्स आर डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करे through any information system or device with intent to clarify an offense, this is the gist of this section। मैंने कोई ऑफेंस किया, अब मैं उसको किसी वेबसाइट पे, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लगा देता हूँ ताकि दूसरे लोग भी देखें इस चीज़ को, विद द पर्पज ऑफ ग्लोरीफाइंग माई एक्ट्स, ठीक है, सच इलीगल अनलॉफुल एक्ट, तो उसके मुतालिक लॉ पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। देन सच पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर 7 years और इसके ऊपर फाइन लगाई जाएगी 10 million रुपीज़ की। अच्छा, अब साइबर टेररिज्म, टेररिज्म क्या है पता है आपको? व्हाट इज टेररिज्म? दहशतगर्दी हम कैसे कहते हैं? व्हाट इज दहशतगर्दी? पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट हो, जिससे सेंस ऑफ फियर होना चाहिए, पर्सनल एनिमिटी ना हो, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी टेररिज्म। अब अगर वही टेररिज्म किसी बंदे ने, आपने मूवीज़ देखी होंगी हॉलीवुड की, एक बंदे ने किसी का गला काट दिया, ठीक है, और उसको यूट्यूब पे वायरल कर दिया, ठीक, या किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वायरल कर दिया, ठीक है, किस पे? डार्क वेब पे होता है, डार्क वेब पे भी होता है, ठीक। अब अगर वो टेररिज्म करे थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, थ्रू डिजिटल डिवाइसेस, तो उसको हम कहेंगे साइबर टेररिज्म, ठीक। अब हाँ, वो बच्चों से रिलेटेड अलग सेक्शन है उस पर। अच्छा, अगर उस पर वो ऑफेंस होता है तो उसकी पनिशमेंट है 14 years और 50 million, 5 करोड़ का जुर्माना और 14 years की उसको सज़ा होगी। अब हेट स्पीच क्या है? हेट स्पीच जी जी, आप पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐसी बात करना या हाँ, अभी तो इन्होंने सर ऐड किया है कि अगर आप आर्मी के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ तो आप भी ना बोलें, उनके खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते ना सर। अभी इन्होंने ऐड किया है ना कि आप पर हम तो के खिलाफ नहीं बोल सकते आर्मी पर इसका जी
स्टेट के खिलाफ सर कोई बात करना सर। अच्छा, इसमें आप सही कह रहे हैं। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, इस सेक्शन को देखेंगे ना, बिकॉज वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द डोमेन ऑफ द सेक्शन। अब इस सेक्शन में है कि अगर आप स्प्लिट करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, आपका इंटेंट क्या है कि क्या हो उस इन्फॉर्मेशन से इंटरफेथ, सेक्टेरियन या रेशियल हेट्रेड पैदा होती है। अगर आप कोई भी ऐसी स्पीच करते हैं जिनसे ये 3 चीज़ें होती हैं तो फिर ऑफेंस अट्रैक्ट होगा सेक्शन 11 का। ठीक है, आप किसी फ़िरक़ों में तज़ाद पैदा करना चाहते हैं, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पैदा करना चाहते हैं, ठीक है, या आप कोई सेक्टेरियन ठीक इश्यूज़ पैदा करना चाहते हैं ड्यू टू यूर स्पीच, ठीक, तो उसमें क्या होगा, हेट स्पीच का ऑफेंस अट्रैक्ट होगा, जिसकी पनिशमेंट दी गई है 7 ईयर्स और विथ फाइन आर बोथ। अब जिसमें जज का डिस्क्रिप्शन है जितनी फ़ाइन उस पर इम्पोज करें। या सेक्शन 12 कहता है कि मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना देता हूँ जिसके ज़रिए मैं क्या करता हूँ, लोगों को रिक्रूट करता हूँ अपने पास। ठीक है, रिक्रूट करने के बाद फिर मैं फंडिंग करता हूँ, लेता हूँ, मैं प्लानिंग करता हूँ कोई ऑफेंस करने की। अगर मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तो उस पर लॉ कहता है आई शैल बी पनिश फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ। ठीक, अब एक होती है इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी। व्हाट इज फोर्जरी? जी, प्रिपरेशन ऑफ अ फेक डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू डिसीव समवन। ठीक, अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी करूं, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि सर कॉपी करके दूसरी बना ले उन्होंने, या फोर्जरी करा रिगार्डिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, या मैं किसी सर्वर पे इंटर होके, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट पे मैं टेम्परिंग करता हूं, मैं अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर देता हूं, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट में टेम्परिंग कर देता हूं थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, देन सच एक्ट शैल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक forgery. Whoever interfere with or uses any information system, device or data with the intent to cause damage or injury to the public or to any person, or to make any illegal claim or title, or to cause any person or to part with property, or to enter into any express or implied contract with intent to commit fraud by any input, alteration. पहले आपका एलिमेंट क्या है, अल्ट्रेशन करे उस रिकॉर्ड में, उसको डिलीट करता है, सप्रेशन करता है डेटा की, या रिजल्टिंग इन अनऑथेंटिक डेटा, मैं वो डेटा अपलोड कर दूं विच इज़ अनऑथेंटिक, ठीक, विथ इंटेंट दैट इट बी कंसीडर्ड आर एक्टेड अपॉन फॉर लीगल पर्पजेज एज इफ इट वर ऑथेंटिक। कोविड के दिनों में बहुत सारे लोग रिपोर्ट जनरेट करवा रहे थे, ठीक है, कि या लेबोरेटरी से भी, ठीक, कि ये जो सर मुझे कोविड हुई है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, एंड सच इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जिसको हम प्रिंट करके कोडों में जमा करवा रहे थे, इफ सच डॉक्यूमेंट वाज इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड देन दिस इज आल्सो एन ऑफेंस विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 13। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, अगर मैं किसी को डिसीव करूं थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड विद द पर्पज ऑफ गेनिंग द रॉन्गफुल causing wrongful gain to myself and causing wrongful loss to another person, ठीक है, अगर मैं कोई एक्ट करता हूं जिसमें डिसेप्शन होनी चाहिए देन सच एक्ट शैल बी कॉल्ड दी रॉन्गफुल इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, ठीक है, जिसकी पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है 2 साल की और उसमें फाइन दी गई है 10 मिलियन की। या अब अगर मैं ऑफेंस ना करूं, मैं कोई प्रिपेयर करूं या ऑब्टेन करूं या मैं सप्लाई करता हूं किसी को डिवाइस, ठीक है, फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, और मुझे पता है इधर बाय वर्च्यू ऑफ सच सप्लाई और एक्सपोर्ट ये बंदा जो है ऑफेंस करेगा, देन आल्सो आई शैल आल्सो बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। उसमें पनिशमेंट दी गई है 6 मंथ की, जैसे हम पाकिस्तान पिनल कोड में पढ़ते हैं अबेटमेंट, किसी को आप एड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक। अब अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, मैंने किसी को अपनी आइडेंटिटी दी, ठीक है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए, कोई चीज़ परचेज करने के लिए, ठीक है, जेस कैश, मूवी कैश के लिए, इजी पैसा के लिए। अब वो मेरी जो आइडेंटिटी है, ठीक है, वो अनऑथराइज पर्सन को दे देता है, ठीक, उसको सेल करता है, ठीक है, या उसको किसी भी तरीके से यूज़ करता है, देन दिस इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 16 ऑफ द पीका एक्ट। Whoever obtains, sells, possesses, transmits or uses any other person's identity information without authorization, मेरी मर्जी के बगैर, then it shall be an offense, जिसकी पनिशमेंट इसमें बताई गई है 3 ईयर्स और फाइन है 5 मिलियन रुपीज़ की। अब दूसरी चीज़, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के लॉज हैं कि अगर मैं कोई भी सिम लेने जाऊँगा किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की, ये लाजमी है कि मैं उसके लिए अपनी इंफॉर्मेशन दूंगा, मेरे CNIC नंबर पे इशू होगी। पर अगर कोई बंदा मुझे वो सिम देता है मेरे CNIC नंबर लिए बगैर, ठीक,
अनऑथोराइज तरीके से, और उस सिम का क्योंकि ओनर मैं नहीं हूँ, ये मेरे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर मैं उसको यूज़ करता हूँ और यूज़ करने के लिए ये लाजमी है कि मैं वो सिम जो ले रहा हूँ, द पर्सन हु सेलिंग द सिम टू मी ही हैज़ नॉट कलेक्टेड माई इन्फॉर्मेशन माई डेटा फॉर इशूइंग द सिम, तो उसके लिए लॉ कहता है ही शैल बी पनिश फॉर पीरियड ऑफ 3 years आर विथ फाइन आर विथ बोथ। अब इसमें जो 2 टर्म दिए गए अगर आप देखेंगे, रीयूजेबल आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल या यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड, ये जो दोनों प्रोविजन है दीज आर रिलेटेड टू द सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, इनसे हमारा कोई काम नहीं होता। whoever sells or otherwise provides subscriber identity module, SIM card, RIUM or UICC or other module designed for authenticating users to establish connection with the network and to be used in cellular, mobile, wireless phone or other digital devices such as tablets without obtaining and verification of the subscribers antecedents in the mode and manner for the time being approved by the PTA, तो उसकी पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर मैं टेम्परिंग करूं किसी कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट के साथ, ठीक है, अब टेम्परिंग और इंटरसेप्शन इन दोनों सेक्शन को देखें। अगर हम मोबाइल फ़ोन से पहले टेलीफोन्स होते थे, ठीक, ट्रांजिस्टर्स होते थे उसमें, कि अगर आप कभी कभी मोबाइल अपना फ़ोन उठा लेते थे तो आपको दूसरों की बातें सुनने में आती थी, ठीक है, वो आपस में क्या बात करते हैं, दिस वाज बाय एन एक्सीडेंट, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होता था। पर अगर कोई बंदा अपने रेडियो को, अपने मोबाइल फ़ोन को या किसी डिवाइस को इस फ्रीक्वेंसी पे सेट कर ले, उससे ये पता चल जाए कि इरशाद साहब किससे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, या उसकी डिवाइस को टेम्पर करे, या ये कहें कि अब जो इनको कॉल करे वो कॉल मुझे आ जाए, उसकी डिवाइस को इंटरसेप्ट करे किसी भी तरीके से, तो उसके मुतालिक सेक्शन 18 और सेक्शन 19 पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 18 कहता है हूएवर अनलॉफुली और विदाउट ऑथराइजेशन चेंजेस करे, अल्टर करे, टेम्पर करे विथ आ रीप्रोग्राम करे यूनिक डिवाइस identifier of any communication equipment including a cellular or wireless handset and start using or marketing such device for transmitting and receiving information shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine which may extend to 1 million rupees। पर अगर वो इंटरसेप्ट करता है by technical means of any transmission that is not intended to be and is not open to public from or within an information system, या बी कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस के ज़रिए, वो ट्रांजिस्टर्स के ज़रिए या किसी भी तरीके से, अगर वो थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए अगर वो कहता है कि मैं किसी की कॉल को इंटरसेप्ट कर लूँ या उसकी कॉल्स को मैं रिकॉर्ड कर लूँ या उसको कॉल मिला रहा है वो कॉल मुझे आ जाए थ्रू एनी मोड, अगर वो इंटरसेप्ट करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ, तो उसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 19 में। अब सेक्शन 20 और सेक्शन 21 ये 2 ऑफेंसेस हैं, डिग्निटी एंड मोडेस्टी। इन दोनों में क्या फ़र्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिग्निटी एंड द मोडेस्टी? अच्छा, हाँ और मत, ठीक है। मोडेस्टी होती है किरदार के मुतल्लिक, ठीक है ना। डिग्निटी होती है किसी की, नहीं करेक्टर तो आप क्या मोडेस्टी में आ गया ना भाई, किरदार को करेक्टर ही बोलते हैं। आप किसी की रिस्पेक्ट को अगर हार्म करें, ठीक है, इज़्ज़त नफ्स को अगर किसी को हार्म करते हैं जी, अच्छा, तो आप तो उसकी डिग्निटी को वायलेट करते हैं। आर्टिकल 14 पढ़ा होगा आपने, ठीक है, दिस इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन। पर अगर आप किसी के किरदार के मुतल्लिक आते हैं, ठीक है, उसकी मोडेस्टी को अफेक्ट करते हैं, देन दिस इज़ अ सेपरेट ऑफेंस। अब जिसमें फ़र्क क्या है दोनों में, दोनों सेक्शन पढ़ लेते हैं। हूएवर इंटेंशनली एंड पब्लिकली एग्जिबिट्स, दीदार साहब लिंक तो शेयर कर दें, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये लाइट कब आएगी पता है कुछ? सुबह से यही इशू चल रहा है। अच्छा, अच्छा, अब अगर हम कहते हैं
कि सर अगर किसी शख्स ने इंटेंशनली एंड पब्लिकली एग्जिबिट करता है उस चीज़ को, या डिस्प्ले करता है या ट्रांसमिट करता है एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम विच ही नोज टू बी फॉल्स, उसको पता है कि जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो फॉल्स है, एंड इंटिमिडेट्स आर हार्म्स द रेपुटेशन आर प्राइवेसी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। डिग्निटी इज रिलेटेड टू रेपुटेशन, ठीक है, आपकी इज्जत से मुतल्लिक या आपकी प्राइवेसी से मुतल्लिक, ठीक है, कोई चीज़ आपके डेटा को ब्रीच करके उसमें जो इंफॉर्मेशन ले ले, ठीक है, उसके बाद उसको या आपकी तस्वीर किसी दूसरे की बॉडी पे लगा दे, ठीक है, इस किस्म की सारी चीज़ें। उसका मकसद ये है कि आपकी या आपके खिलाफ कोई एलिगेशंस लगा दे। अब उसकी तरफ नहीं आते, वो मोडेस्टी में आ जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा, उसके ज़रिए आपको इंटिमिडेट करें या हार्म करें द रेपुटेशन और प्राइवेसी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, तो उसकी पनिशमेंट दी गई है 3 साल। अब मोडेस्टी में कहता है कि अगर कोई शख्स इंटेंशनली या पब्लिकली एग्जिबिट्स करे या डिस्प्ले करे, ठीक है, ट्रांसमिट करे एनी इन्फॉर्मेशन, मकसद क्या है, सुपर इम्पोज करता है किसी के फोटोग्राफ को, ठीक है, मैंने आपकी एडोब के ज़रिए कटिंग करके हेड की किसी दूसरे की बॉडी पे लगा दी, ठीक है, आप मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं आपकी मोडेस्टी को हार्म करूं, ठीक है, या कोई फोटोग्राफ हो, या इंटिमिडेट करता है किसी नेचुरल पर्सन को रिगार्डिंग एनी सेक्सुअल एक्ट, या कल्टिवेट इंटाइज करता है या इंड्यूस करता है नेचुरल पर्सन को टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी, ठीक है, एक्सप्लिसिट एक्टिविटी। अब अगर उसके मुतालिक इसका पर्टिकुलरली डोमेन दिया गया है, अगर आप पढ़ेंगे कि अगर आप किसी की किरदार कशाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफेम सच पर्सन, और उसके लिए आप जो पिक्चर्स वगैरह हैं इस तरीके से पब्लिश कर देते हैं ताकि उसकी मोडेस्टी अफेक्ट हो, वो मैन हो या वुमेन हो, इट डजेंट मैटर, ठीक, तो उसके मुतालिक ये ऑफेंस अट्रैक्ट होता है। अब सेक्शन 22 रिलेटेड है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से। आपने बहुत सारी डार्क वेब सीरीज़ देखी होंगी, ठीक है, बच्चों के खिलाफ जो ऑफेंसेस होते हैं रिगार्डिंग पोर्नोग्राफी, तो उसके मुतालिक सेक्शन 22 है। और सेक्शन 22 कहता है अगर माइनर को एंगेज करते हैं आप किसी ऐसी एक्टिविटी में जो प्रोवाइडेड है लॉ, ठीक, या कोई रियलिस्टिक इमेज रिप्रेजेंट करते हैं आप माइनर की, ठीक, तो उसकी पनिशमेंट एज कम्पेयर टू द सेक्शन 20 और 21 ज़्यादा है, because the impact which a minor have in his life, because he has to spend a lot of life in his tenure of the life provided by the Almighty Allah to him, he will sustain more damage। इसलिए उसकी punishment जो है as compared to previous offenses ज़्यादा है। उसकी punishment होगी 20 years और fine which should not be less than 1 million rupees। और जो उससे पहले वाले सेक्शन से अगर आप सेक्शन 20 देखेंगे तो उसकी punishment है 3 years और 1 million का फाइन। सेक्शन 21 की punishment है 5 years और 5 million का फाइन। अच्छा, अब सेक्शन 22A, B और C तीनों चाइल्ड से रिलेटेड हैं, ठीक। अब चाइल्ड से रिलेटेड अगर साइबर इंटाइसमेंट होती है, उसके रिलेटेड ग्रूमिंग होती है, या वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, या कोई इन्फॉर्मेशन जो चाइल्ड से रिलेटेड उसको आप किडनैप करने के लिए कर रहे हैं कोई एक्ट, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एब्डक्शन या ट्रैफिकिंग ऑफ द माइनर, ठीक है, आप कोई पीका के ज़रिए, पीका के लॉ के तहत ऑफेंस कर रहे हैं तो उसकी डिफरेंट पनिशमेंट्स वो प्रोवाइड करता है। अब सेक्शन 23 पे आ जाए, मेलिशियस कोड। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गए, मैं जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ उसमें वायरस आ गया, मेरा बैंक अकाउंट जो है या मेरे अब जो डेटा है वो सारी डैमेज हो गई ड्यू टू वायरस। अब एक डेटा डैमेज होती है जब कोई बंदा उस डेटा में एक्सेस करे और उस डेटा को इंटरफेयर करे, उसके तो सेपरेट ऑफेंसेज हैं। पर अगर कोई बंदा मुझे कोई लिंक भेज दे और वो मैं लिंक जो है ओपन कर लूँ, ठीक, उस लिंक ओपन करने से मेरे मोबाइल सिस्टम की डेटा डैमेज हो जाए, मेरे लैपटॉप की डेटा डैमेज हो जाए, मेलिशियस कोड, वायरस, ठीक है, अगर कोई वायरसेस आ जाए किसी की वजह से तो उसके लिए ऑफेंस प्रोवाइड करता है सेक्शन 23, जिसकी सज़ा है 2 साल। अब साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग। अब साइबर स्टॉकिंग आप में से बहुत सारे करते होंगे, लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई लड़की पसंद आ गई है, बात कर नहीं सकता, प्रोफाइल खोल के उसकी तस्वीर देख रहे हैं आप, ठीक, या कह रहे हैं कि बात करूँगा तो मुझे थप्पड़ मार देगी, या तो इस तरीके के ऑफेंसेस होते हैं। आप किसी को कंटिन्यूसली स्टॉक करें, ठीक है, उससे रब्ता करने की कोशिश करें, इसमें आपका इंटेंशन ये नहीं होता कि आप उसको हार्म कर रहे हैं, ठीक, इंटेंशन आपका ये है कि मैं उसकी किसी तस्वीर देख ली, उसकी कोई वीडियो देख ली, उसकी मैंने प्रोफाइल खोल ली, ठीक है, अब उसके ज़रिए मैं उससे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ये कंटिन्यूसली करते हैं देन दिस इज़ एन ऑफेंस, ठीक है, बिकॉज यू आर काजिंग डिस्टर्बेंस टू अनदर पर्सन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन यू। हाँ, ऑफेंस है, एक मरतबा भेजा है, नहीं बात करना चाह रहा कोई तो जान छोड़ो। अच्छा, यहाँ किसी का, अब देखें इसके 4 क्लासेस हैं, वो पढ़ लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। आप किसी बंदे को फॉलो कर रहे हैं,
एसी खुल जाए, थोड़ी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए आपका। अगर 24 क्लॉज एक कहता है कि आप किसी बंदे को फॉलो कर रहे हैं, या उसको फॉलो मीन्स फिजिकली फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, हम डिजिटली बात कर रहे हैं, ठीक है, या उसको आप कांटेक्ट करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन, उससे मेरा राब्ता हो जाए, हाँ। या आप किसी को मॉनिटर कर रहे हैं, एक होता है ना लिंक्डइन पे किसी की प्रोफाइल चेक करेंगे तो आ जाता है अगर आपके पास पूरा है कि भाई आपका ये फला बंदा देख रहा है, ठीक है। या आप किसी की टेक्स्ट मैसेजेस को मॉनिटर कर रहे हैं, एक बंदा मोबाइल फ़ोन यूज़ किए जा रहा है, ठीक है, आप किसी अपने ऐप के ज़रिए उसकी स्क्रीन मिरर करके या उसकी सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं ये क्या कर रहा है, या आप किसी को स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी का फोटोग्राफ निकाल लेते हैं, टेक अ फोटोग्राफ और मेक अ वीडियो ऑफ एनी पर्सन एंड डिस्प्ले आर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट हिज कंसेंट, फोटोग्राफ निकाल के आपने सोशल मीडिया पर रख दिया किसी का, ठीक है। दीज ऑल आर द ऑफेंसेस कम विद इन द डोमेन ऑफ साइबर स्टॉकिंग। अब एक होता है उसकी पनिशमेंट क्या है साइबर स्टॉकिंग की, 3 साल और उसकी फ़ाइन है 1 मिलियन। एक होता है साइबर बुलिंग, बुली करना, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी में करते हैं, पहले करते हैं तो अभी तो सख्ती हो गई सीनियर्स जूनियर्स को, ठीक। अगर आप किसी को मैसेजेस के ज़रिए, ठीक है, हरास कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, आपका लिंक्डइन हो, व्हाट्सएप हो, या किसी भी तरीके से आप किसी को यू आर ट्राइंग टू हरास हिम बाय बुलिंग, ठीक है, आप कंटिन्यूसली उसको मैसेजेस किए जा रहे हैं, आप उसको टीज कर रहे हैं, इंटाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसका मकसद इसमें आपका क्या है, क्या a person commits the offense of cyberbullying who with intent to harass, threaten or target another person posts or sends electronic messages including pictures or videos by using any social media platform including chat rooms, blogs or instant messaging। subsection 2 कहता है a minor through whose guardian may apply to the authority for removal of such removal, destruction or blocking access to such content, या अथॉरिटी ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 शैल फोर्स विद पास सच आर्डर एज डीम्ड एप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस। अब उसकी पनिशमेंट अब बॉटम में दी गई सेक्शन 24A का सबसेक्शन 5, उसकी पनिशमेंट होगी विच में एक्सटेंड टू 5 years बट शैल नॉट बी लेस देन 1 year विद अ फाइन ऑफ 500,000 रुपीज़। अब एक होता है स्पैमिंग, ठीक है, और दूसरा ऑफेंस होता है स्पूफिंग। स्पैम आपने देखे होंगे कि पहले आपको ईमेल्स आती थी, या अभी भी आजकल भी होता है, आपको ईमेल्स आती थी कि आपको मुबारक हो, आपने लॉटरी के ज़रिए $1 बिलियन जीत लिया। अब यहाँ पाकिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए आपको जो है सिलाई मशीन दी जा रही है, वकालत छोड़ के सिलाई कर लें, ठीक है। तो ये इस तरीके के मैसेज आज भी आते हैं जी, हाँ, पैसों के भी आते हैं, तो 80,000 75,000 आपको मिल गए। पर एक बंदे को ऐसे ईमेल आई थी 2009 में कि आपने एक यूएसए से कि आपने एक को लॉटरी ने अप्लाई किया था आपने, और लॉटरी के ज़रिए आपको $1 बिलियन मिल गया। अब वो बंदा गांव में किसी को हाथ नहीं दे रहा था, उसने कहा कि मैं सच में बिलियनर बन गया। अब वो लगा हुआ है कि मुझे $1 बिलियन कैसे मिलेंगे, इस ईमेल के थ्रू ना, ठीक। अब उनसे राब्ते किए जा रहा है। अब उनका पर्पज़ ये होता है कि आपको बोलेंगे 200 आप हमें डॉलर भेज दें, $250 भेज दें, हम आपको कार्ड भेज देंगे, फिर उस कार्ड के ज़रिए आप जो है पैसे निकालते रहिएगा, ठीक है। फिर जब पता चला उसको कि ये स्पैमिंग फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, तो फिर दिल टूट जाता है। ये इंडिया में काफ़ी होता है, अगर आप देखेंगे ना फेसबुक पे ये इंडियन लड़कियों की फ़ोटो लगा के वो आपसे रब्ता करेंगे, आप खुश हो जाएंगे, किसी ने मुझसे तो रब्ता किया, ठीक है, एक आपको मैसेज आएगा, हेलो आएगा। फिर उनका पर्पज़ क्या होता है अल्टीमेटली आपको, हाँ, फ्रॉड करना। इजी लोड तो यहाँ की लेती है ना, वो पैसे ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ जी 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 फिशिंग तो चाहिए सर। हाँ, फिशिंग में क्या होती है, हालांकि इसमें टर्म नहीं दिया गया, ये फिशिंग भी ऑफेंस है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको फ़ोन करके कहा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, मैं आपको लिंक भेज रहे हैं, आप उस लिंक पे जाएं और अपनी डेटा को अपडेट कर दें, नहीं तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। अब मैंने वो वेबसाइट खोली, वेबसाइट खोल के मैं उसकी डेटा इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद मुझे मैसेज आ जाता है कि भाई ये जो वेबसाइट है अभी इसका सर्वर डाउन है, आप इसको बाद में ट्राई कीजिएगा। मैं ट्राई करता रहता हूँ, फिर मुझे 1-2 घंटे के बाद मैसेजेस आते हैं कि मेरे क्रेडिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग हो गई या इतने पैसे डिडक्ट हो गए। ये फिशिंग भी कहते हैं, फिशिंग। अच्छा, एक होता है स्पूफिंग, ठीक है। स्पूफिंग क्या होता है कि अगर एक IP एड्रेस बना हुआ है उसको मैं चेंज कर दूँ दूसरे के साथ, मास्क पहन लेना, किसी को डिसीट करना। अगर मैं कोई एक वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, अब वो जेन्युइन वेबसाइट ओपन नहीं होगी, उसकी जगह पे कोई दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाती है,
ठीक है। प्रॉक्सी वीपीएन लगाते हैं। हाँ, प्रॉक्सी वीपीएन तो अलग चीज़ हो गई ना। प्रॉक्सी वीपीएन वो तो मैं, अगर मेरे पाकिस्तान में सर्वर डाउन है, ठीक है, मैं वीपीएन लगा के जो है अगर कोई अगर वेबसाइट खोलना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अब मेरे पाकिस्तान में सर्वर डाउन, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे, अब एक मोबाइल में एप्लीकेशन आती थी, अगर आपने देखा होगा कि ये कैसे पता चलेगा कि ये जो बंदा मुझे कॉल कर रहा है इसका नाम क्या है, ठीक है, मैं एप्लीकेशन का नाम भूल गया हूँ, क्या, हाँ, ट्रू कॉलर। अब वो नहीं चलती आईफोन में, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वीपीएन इंस्टॉल करके यूएसए की उस ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को कर देते हैं, ठीक है। तो अब तो उससे भी नहीं चल रही आईफोन पे, तो पता नहीं चलता कि कौन कॉल कर रहा है आपको। तो ये इस तरीके की एप्लीकेशन होती थी। या स्पूफिंग का मकसद ये है कि आप चेंज कर देते हैं, ठीक है। whoever with dishonest intention establishes a website or sends any information with a counterfeit, इसका जो जिस्ट है काउंटर फीडिंग करना, ठीक है। counterfeit source intended to be believed by the recipient or visitor of the website to be authentic source commits spoofing। अब काफ़ी मरतबा ऐसे भी होता है कि आप किसी बैंक की वेबसाइट खोलते हैं, तब जब जो वेबसाइट ओपन करते हैं वो रीडायरेक्ट हो जाती है दूसरी आईपी के थ्रू ना। अच्छा, जब आपको ये लगता है कि ये वही वेबसाइट है, उस पर आप लॉगिन कर देते हैं अपने बैंकिंग अकाउंट की, पर आपकी डेटा जो है चली जाती है किसी दूसरे के पास, ठीक। दिस इज़ द ऑफेंस ऑफ स्पूफिंग, ठीक है। आप जो है काउंटर फीड करें, आप ऐसी दूसरी चीज़ बना लें, ठीक है। और या उस वेबसाइट को रीज़न ये होना चाहिए, अदरवाइज ये दूसरा बंदा बिलीव करे दिस इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू और दिस वेबसाइट इज़ ट्रू, ठीक। तो उसके मतलब उसकी पनिशमेंट होगी 3 years और फाइन होगी 500,000 रुपीज़। अच्छा, 26A में पनिशमेंट फॉर फॉल्स और फेक इन्फॉर्मेशन। अगर डिजिटल मीडिया के थ्रू मैं कोई फॉल्स और फेक इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करता हूँ, ठीक है। अब इसमें ये सारे ऑफेंस दूसरे अट्रैक्ट नहीं हो रहे। मैंने कोई पोस्ट रख दी फेसबुक पे, अब मुझे पता है कि इन्फॉर्मेशन फेक और फॉल्स है, ठीक, मुझे पता होना चाहिए। अगर पता है देन आई शैल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर सच चेक। Whoever intentionally disseminates, publicly exhibits or transmits any information through any information। अच्छा, अगर सेक्शन 26A पढ़ रहे थे हम, whoever intentionally disseminates, publicly exhibits or transmits any information through any information system that he knows or has reason to believe to be false, fake and likely to cause or create a sense of fear। उसका इंटेंट क्या होना चाहिए कि आप किसी को फियर क्रिएट करना चाहते हैं, पैनिक और डिसऑर्डर और अनरेस्ट इन जनरल पब्लिक और सोसाइटी शैल बी पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years। पर्पज़ क्या है? हालांकि जो ये राशिद साहब ने कहा कि सर आर्मी के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, अब ये भी अगर देखेंगे 26A तो 2025 की अमेंडमेंट के बाद आया है, ठीक है। अब जैसे हम इंफॉर्मेशन शेयर करते थे किसी आर्मी के खिलाफ, किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, ठीक, अब आप इंफॉर्मेशन सच्ची भी शेयर कर दें, आपके पास कोई प्रूफ तो नहीं होगा उसको प्रूव करने के लिए ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, अगर फिर अथॉरिटी डिक्लेयर करती है कि ये फेक है, ठीक है, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपकी फेक हो जाती है देन यू शैल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर सच इन्फॉर्मेशन और आपको सज़ा होनी है इस चीज़ की। अब इसको अगर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था इस पर सोशल मीडिया पे कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी से कैसे छीन सकते हैं। अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन छीन रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ या मैं इसको फॉरवर्ड ही कर रहा हूँ उस इन्फॉर्मेशन को, देन हाउ कैन आई बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, ठीक। मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आती है, मैं पोस्ट करता हूँ, इनका मकसद ये था कि डिजिटल ये जो फेसबुक के थ्रू, ये ट्विटर के थ्रू जो बीच में ट्रेंड चले थे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, ठीक है, तो इन चीज़ों को रोका जा सके। अब सेक्शन 27 लीगल रिकॉग्निशन होगा आप ऑफेंसेस कमिटेड इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force in offense under this act or in the law shall not be denied legal recognition and enforcement for the sole reason of such offense being committed in relation to or through the use of information। अगर कोई offense सर आवाज सर म्यूट थे तो माइक ऑन करे चलिए, मां म्यूट करे चलिए, हां म्यूट करे चलिए, ठीक है। तो ये लीगल ऑफेंसेस की रिकॉग्निशन होगी अगर कहीं और पे भी हो रहे हैं रिगार्डिंग रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेक्शन 28 कहता है कि पाकिस्तान पिनल कोड जो है टू द एक्सटेंड, अगर हम कहें कि कोई जो प्रोविज़न है इस लॉ में डिफाइन नहीं किया गया, कोई ऐसा प्रोविज़न अगर पाकिस्तान पिनल कोड में डिफाइन किया गया है वो प्रोविज़न, तो हम उसकी डेफिनेशन वहाँ से लेंगे। पर ये चीज़ ध्यान में रखें कि वो पीपीसी का प्रोविज़न इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए पीका से, ठीक है। अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अब ये पूरे सेक्शन नहीं पढ़ते, सिंपली मैं आपको इसका बता देता हूँ ओवरव्यू। अब इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है? एनसीसीआई, पहले फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, अब वो एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब इन्वेस्टिगेशन जैसे उसको एफआईआर लॉन्च हो जाती है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि देखिए इसमें कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, ठीक, कुछ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं।
अब अगर एफआईआर लॉज होती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इन मोशन में आ जाती है। अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किसी बंदे को पकड़ लिया तो रिमांड के लिए, फिर आगे वाला अगर आप सेक्शन देखेंगे तो वो 30A का 24 आवर्स में, जैसे हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं, उनको रिमांड के लिए पेश करेंगे। अब रिमांड के लिए वो जो पीरियड होगा, जैसे सेक्शन 167 में लिखा हुआ है, सेम रूल अप्लाई करता है यहाँ पे, पर यहाँ पे रिमांड की ड्यूरेशन 40 डेज़ नहीं है, ठीक है। 8 मंथ्स अगर रिमांड होगा तो वो 40 डेज़ के लिए हो सकता है, 14 डेज़ के लिए। अगर टोटल रिमांड अगर जज चाहे एक्सटेंड करने के लिए कोई सफिशिएंट रीज़न है तो वो 30 डेज़ तक एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। पर वन टाइम 14 डेज़, 14 दिन तक, उसके बाद आप एक्सटेंड अगर जज साहब करना चाहें तो कर सकते हैं फॉर 30 डेज़। अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विक्टिम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है किसी चीज़ को प्रिजर्व कर सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन को कह सकता है कि आप मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दे दें किसी के बारे में, किसी टैरिफ डेटा को रिटेंशन कर सकता है, किसी की रियल टाइम लोकेशन मालूम करवा सकता है, CDR हो, जियो फेंसिंग हो, ठीक है, आपकी IP एड्रेस ट्रैक करवाना हो, आपके आर्टिकल्स जो हैं वो सीज कर सकता है इसके लॉ के मुतालिक। अच्छा, अब इसमें जो ट्रायल होगा सेक्शन 30C कहता है वो इन कैमरा ट्रायल होगा। या अगर कोर्ट समझे अगर बच्चा जो है उसकी एविडेंस थ्रू वीडियो लिंक लेनी चाहिए तो कोर्ट हैज़ द पावर टू रिकॉर्ड सच एविडेंस थ्रू दी वीडियो लिंक। अब सेक्शन 33 कहता है वारंट फॉर GE सिस्टम। अच्छा, सेक्शन 33 कहता है वारंट फॉर सर्च और सीजर, ठीक। तो अगर वो सर यहाँ के बैठ जाएं, यहाँ आ जाएं प्लीज़, बस ये 5 मिनट में पूरा करें इनको। थैंक्स सर। अच्छा, सर्च और सीजर का पावर भी वही जो CRPC में दिया गया है, ठीक। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज़ द पावर टू कंडक्ट द सर्च और सीजर ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अच्छा, या वारंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ कंटेंट डेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो वारंट भी इशू हो सकते हैं रिगार्ड अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूशन के आप जो है कोई डेटा डिस्क्लोज करें, वो कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको इशू हो सकते हैं। अब दूसरे जनरल पावर दिए गए अथॉराइज ऑफिसर के, जो हमने पढ़े थे, द ऑफिसर हु इज कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन और द ऑफिसर हु इज बीन असाइंड बाय द गवर्नमेंट टू परफॉर्म एनी एक्ट, ठीक है, अथॉराइज ऑफिसर। तो उसके बारे में सेक्शन 35 में सारे पावर्स हैं, ठीक है। अब इन सबको एक एक करने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सेक्शन 36 कहता है कि जो आर्टिकल सीज करेंगे, आप इंफॉर्मेशन लेंगे तो IO जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा वो उसकी क्या बनाएगा, लिस्ट बनाएगा कि उसने क्या सीज किया है, और लिस्ट की जो एक कॉपी है ऑक्यूपायर को देगा ऑफ द प्रीमिसेस कि उसने क्या सीज किया, एक ओनर को देगा, और द पर्सन फ्रॉम हुज पोजीशन द डेटा इंफॉर्मेशन इज बीन कलेक्टेड। अब सेक्शन 35 कहता है अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, द अथॉरिटी शैल हैव द पावर टू रिमूव। वही अथॉरिटी को जो मैंने आपको डेफिनेशन में शुरू में बताया कि अथॉरिटी को पावर है कि अगर वो देखे कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो फॉल्स है, फेक है या किसी ऐसे एम्बिड में आती है, तो वो अथॉरिटी डायरेक्शन दे सकती है कि उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट करें या ब्लॉक कर दें, ठीक। अब लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ, इसमें अलग ये होना चाहिए था, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, या तो पब्लिशर की मिस्टेक होगी। अगर जेज, वारिद, टेलीनोर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या PTCL आपको जो लाइबिलिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। दे कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस अनटिल एंड अनलेस, अगर मैं ये एलेज करूं कि सर सर्विस प्रोवाइडर को पता था कि ये जो नंबर है या ये जो IP एड्रेस है ये फला क्राइम करेगा, ठीक है, तो मेरे ऊपर बर्डन है, मुझे प्रूव करना है सर्विस प्रोवाइडर जो है सर अगर उन्होंने ऑफेंस किया है तो फिर उनकी लाइबिलिटी अराइज होगी, अदरवाइज देयर शैल बी नो लाइबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। अब सेक्शन 39 कहता है कि रियल टाइम कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर रियल टाइम इंफॉर्मेशन किसी बंदे के मुतालिक लेनी हो तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पावर है, वो ले सकता है कि बंदा इस वक्त क्या कर रहा है या उसकी डेटा क्या है, या 1 साल तक, क्योंकि जो भी सर्विस प्रोवाइडर एजेंसीज होती हैं वो 1 साल तक आपकी डेटा को स्टोर करती हैं, ठीक है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर एजेंसीज होती हैं, और ये उनके ऊपर लाजम है, अगर वायलेशन करते हैं तो फिर उनकी पनिशमेंट होती है। अब सेक्शन 40 फॉरेंसिक लेबॉरेटरी से डील करता है। अगर किसी का एक्सपर्ट ओपिनियन लेना हो, ठीक है, किसी लेबॉरेटरी से कि सर अब ये कैसे डिटरमिन होगा कि ये किसी की तस्वीर या वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट नहीं हुई, ठीक है, और ये जेन्युइन है, इसमें कोई टेम्परिंग नहीं है, तो वो आम बंदा तो नहीं कर सकता। वो फॉरेंसिक लेबॉरेटरीज होती हैं, वो डिटरमिन करती हैं कि सर ये जो तस्वीर जिसकी दिखाई जा रही है या जो चार्ट व्हाट्सएप की जो चैट दिखाई जा रही है आपके सामने, इसका कोई
ओरिजिनल सोर्स ही नहीं है, ठीक है, या इस तस्वीर में जो है किसी चीज़ की टेम्परिंग है, अल्ट्रेशन है, या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है, या ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जनरेट की गई है, तो इन चीज़ों के लिए फॉरेंसिक लेबॉरेटरी बनाई गई है। और जो भी इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 41 कहता है जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी उसको कॉन्फिडेंशियली मेंटेन किया जाएगी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 42 कहता है अगर मैं बैठा हुआ हूँ अमेरिका में और मैं ऑफेंस करता हूँ, क्योंकि अब चोरी करने के लिए या रॉबरी करने के लिए ये या कोई भी फिजिकल ऑफेंस करने के लिए ये ज़रूरत तो नहीं है कि मैं जाके फिजिकली यहाँ पे कर लूँ, ठीक। अब अगर मैं साइबर क्राइम्स के ज़रिए भी चोरी होती है डेटा की, ठीक है, फंड्स की चोरी होती है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है किसी भी मुल्क में, वो ऑफेंस करता है, यहाँ की एजेंसी ट्रैक करती है कि ये IP एड्रेस फला मुल्क से यूज़ की गई थी, तो वहाँ की जो इंटरनेशनल कॉपरेशंस होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, वो कोऑपरेशन करेंगे विद आवर गवर्नमेंट, उसके मुतालिक पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। अब सेक्शन 43 पे आ जाए, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कौन से ऑफेंसेज होंगे जो कंपाउंडेबल हैं और नॉन कॉग्निजेबल हैं? ऑल ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट except the offences under section 10, 13, 14, 20, 21, 22 and 26A, ठीक, and abatement thereof shall be non-cognizable, bailable and compoundable, इन offences के अलावा जो इसमें mention किए गए। provided that offences under section 17 अगर उस पर अथॉरिटी की तरफ से कंप्लेंट आती है तो फिर सेक्शन 17 को आप काउंट करते हैं कॉग्निजेबल, अदरवाइज वो सेक्शन 17 कॉग्निजेबल काउंट नहीं होता। और ऑफेंसेज जो सेक्शन 10, 20 जो हमने सारे पढ़े अभी, 13, 14, 20, 22, 22A, B, C and 26A, and abatement thereof shall be non-bailable, non-compoundable and cognizable by the investigation agency। अब कंप्लेंट अगेंस्ट साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन सेक्शन 43A कहता है अगर उसके मुतालिक वो ऑफेंसेज होंगे, कंप्लेंट अगेंस्ट ऑफेंस अंडर सेक्शन जो उसमें मेंशन किए गए, अबेटमेंट देयरऑफ मे बी लॉन्च्ड विद इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बाय द कंप्लेनेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A, सेक्शन 2। और कॉग्निजेंस और ट्रायल का सेक्शन 44 डील करता है। द फेडरल गवर्नमेंट जो है विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट डेजिग्नेट करेगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट्स टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट एट सच प्लेसेस ए डीम नेसेसरी। अब वो ट्रायल का प्रोसीजर वही फॉलो होगा जो CRPC का फॉलो होता है। अगर ऑफेंस करने वाला बंदा माइनर है, ठीक है, तो उसमें जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की जो कोड बनी होती हैं वो एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। अब उसमें एक एग्जम्पशन भी दी गई है इसमें। अब अगर दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान पिनल कोड या कानूनी शहादत ऑर्डर उसके प्रोविज़न अप्लाई करेंगे, अगर वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है, अगर इनकन्सिस्टेंट होते हैं तो आप PICA के जो प्रोविजंस होंगे वो प्रीवेल करते हैं इसके ऊपर। अब इसमें एक कोर्ट को और भी पावर दिया गया, हालांकि ये पावर्स क्रिमिनल कोर्ट्स को भी हैं, सेक्शन 554 है या 555 है CRPC का। तो कोर्ट जो है अगर इस लॉ के मुताबिक कोई केस डिसाइड करती है एक्सेप्ट अपार्ट फ्राम अवार्डिंग पनिशमेंट और जो उसके ऊपर फाइन लगती है, कोर्ट जो है विक्टिम को कंपनसेट भी कर सकती है, तो सेक्शन 45 उसके मुतालिक है। अच्छा, और सेक्शन 46 कहता है कि कोर्ट जो है अमाइकस क्यूरी भी अपॉइंट कर सकती है कि आप हमें फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, कि आप कोर्ट को जो है ओपिनियन दे दें इसके मुतालिक। अब अपील का प्रोविज़न है, एन अपील अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट शेल विद इन 30 days फ्राम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। अगर हाई कोर्ट में हो सकती है, अगर वो फैसला दिया गया हो बाय द कोर्ट ऑफ सेशन से सेशन कोर्ट को अपील होगी अगर फैसला दे मजिस्ट्रेट। बाकी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, अगर आप जब भी देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे एक पॉलिसी करती है कि ये आपका काम है कि ये बताना कि भाई अपना जो पिन कोड है किसी को नहीं देना, अपना बैंक अकाउंट नंबर किसी के साथ शेयर मत करना, अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करें। तो ये एक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। इस तरीके के जो भी मेजर्स किए जाते हैं, दीज ऑल आर दी प्रिवेंटिव मेजर्स। और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई जाती है, ठीक है, ये रिलेवेंट सेक्शन है, इसको छोड़ दें। अच्छा, रिलेशन ऑफ द एक्ट विद अदर लॉज, वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि इस लॉ का क्या रिलेशन होगा। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव द इफेक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कानून शहादत ऑर्डर, उसके द प्रोटेक्शन ऑफ द पाकिस्तान एक्ट एंड द इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट सो एंड सो, ठीक है। इनके साथ अगर इनका इस लॉ का सारे लॉज के साथ जो है रिलेशन होगा, अगर वो लॉ कोई ऐसी प्रोविजन है जो इस लॉ से कंट्राडिक्ट करती है, इनकंसिस्टेंट होती है, देन सच लॉ विल प्रीवेल, ठीक है।
अब ये ट्रांजिटरी, ये सेक्शन 50 ये इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लें, शायद आपको एमसीक्यूज में आ जाए ट्रांजिटरी का, ठीक, क्योंकि इसमें हमने ये तो पढ़ लिया कि जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनेगी, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन काउंसिल भी बनेगी, ट्राइब्यूनल भी बनेगा, एनसीसीआई भी बनेगी, पर वो जब तक वजूद में आए, ठीक है, जब तक ऑपरेशनल हो जाएं, तब तक क्या होगा, जो एफआई होगी वही एक्ट करेगी। तो सेक्शन 50 ये कहता है टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अथॉरिटी एंड द एनसीसीआई द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एग्जिस्टिंग प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अमेंडमेंट एक्ट शैल कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर फंक्शन। एनसीसीआई से पहले कौन सी एजेंसी थी जो काम करती थी? एफआई। तो एफआई काम करेगी जब तक ये एजेंसी इस्टेब्लिश ना हो जाए, ठीक है। जैसे कंज्यूमर कोर्ट बना दी थी, ना जजों के पास कुर्सी थी, ना टेबल थी, बैठने की जगह ही नहीं थी, ठीक है, ना केस था। कमर्शियल कोर्ट जैसे बनाई है। हाँ सी। अच्छा, सेक्शन ये लास्ट सेक्शन 51 कि फेडरल गवर्नमेंट को पावर है वो रूल्स बना सकती है, ठीक है। अब उसके बाद जो आगे वाले सेक्शंस हैं ये सारे इरेलीवेंट हैं, आपसे मतलब रिमूव ऑफ डिफिकल्टीज, रिपोर्ट करेगी पार्लियामेंट को एजेंसी 6 महीने के अंदर, अमेंडमेंट जो है सेक्शन 36, 37 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस वो सारे ख़त्म हो गए, या ये जो प्रोविजंस है सेविंग पावर्स कब अप्लाई होने हैं इसके। अब इस जो हमने सारा ये एक्ट पढ़ा, हालांकि ये एक्ट रिगार्डिंग सिलेबस ऑफ दी सिविल या जुडिशल मजिस्ट्रेट से इतना तल्लुक नहीं रखता, ना ही इसके मुतालिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पर कुछ लोगों ने कहा कि सर पढ़ा दें, तो उसमें जो अहम चीज़ें हैं सेक्शन 3 से लेके जो हमने सेक्शन 28 तक पढ़ी, 29 तक पढ़ी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी चीज़ें, क्योंकि सारा एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो ट्राइब्यूनल बना, एनसीसीआई बनी है, जो काउंसिल बनी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है, इन चीज़ों को नोट कर लें। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पावर क्या है, सेम पावर है जो आप सीआरपीसी में पढ़ेंगे, इसी में लिखा हुआ है। रिमांड का पीरियड अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि सर वहाँ पे रिमांड का ड्यूरेशन कितना होता है पीका एक्ट के मुतालिक, तो वो ध्यान में रखें कि 30 डेज़ होता है, ठीक है। बाकी ट्रायल जो है उसी तरीके से चलता है जैसे ऑर्डिनरी कोर्ट में ट्रायल चलता है, उसी तरीके से कोर्ट जो है फैसला देती है। ट्राइब्यूनल की जुरिस्डिक्शन क्या की गई है कि ट्राइब्यूनल डायरेक्ट कर सकता है कि किसी डेटा को आप डिलीट कर दो या ब्लॉक कर दो, ठीक है, या उसको डिसेमिनेट ना करो, ठीक है, आप उसको एस्पिरेशन होती है फॉल्स इन्फॉर्मेशन उसको स्प्रेड ना करें। तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी अदरवाइज जो हमने दूसरे सेक्शंस पढ़े हैं, ठीक, ऑल सेक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू यूर सिलेबस। हाँ, अगर कोई एफआई में पोस्ट आ गई इंस्पेक्टर वगैरह की, असिस्टेंट डायरेक्टर की, तो उसके लिए आपको काम आ जाएंगी दूसरी चीज़ें, बाकी सिविल जज के लिए ये काम की नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा। हाँ, एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसे ऑफेंसेस से रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है, स्पैमिंग, स्पूफिंग, साइबर चॉकिंग ये आ गई, ठीक है, या इसके रिलेटेड साइबर क्राइम क्या है, पीका का एक्ट कब आया, जनवरी 2025 में आया, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये आ सकते हैं, या रिमांड का पीरियड, इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक, कोर्ट के मुतल्लिक, ट्रायल के मुतल्लिक, ये चीज़ें आ सकती हैं। अदरवाइज दिस एक्ट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। थैंक यू।